सो गाइस स्टार्ट करेंगे पेपर 2 के टॉपिक से। तो आज पेपर 1 का कोई टॉपिक नहीं है, तो डायरेक्टली पेपर 2 के टॉपिक से कवर कर रहे हैं हम लोग। तो पॉलिटी के काफी इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम बात करने वाले हैं एमिकस क्यूरी के बारे में। एमिकस क्यूरी, तो पहले मैं आप लोग को समझा देता हूं कि ये एमिकस क्यूरी जो है वो कौन होते हैं, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों हमें देखने को मिला। तो देखो गाइस, एमिकस क्यूरी ये लिटरली इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। न्यायालय मित्र इसका मतलब होता है, अदालत का मित्र इसका मतलब होता है। ये एक न्यूट्रल लॉयर होते हैं जो कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। किस पर्टिकुलर चीज के लिए? कि कोई भी अगर कोई संवेदनशील केस हो गया, सेंसिटिव केस अगर कोई आ गया, तो उसमें उस केस में जो है वो मदद कर सकें ये वकील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। राइट, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो एमिकस क्यूरी में बेसिकली कुल मिलाकर ये लॉयर्स ही होते हैं, बट ये ऐसे लॉयर होते हैं जिनको चुना जाता है कई सारे मामलों में मदद करने के लिए। राइट, तो ये वाली सिंपल सी चीज ये आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और ये एडवोकेट अपॉइंट किए जाते हैं इंपॉर्टेंट केसेस में जो मदद कर सकें कोर्ट की ये वकील, तो इसलिए इनको अपॉइंट किया जाता है, जैसा मैंने भी आपको बताया। ठीक है, तो इनके रोल्स और फंक्शन के बारे में थोड़ी देर से मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको अब बता देता हूं कि ये टॉपिक हमें न्यूज में क्यों देखने को मिला। तो एक चीज तो आप समझ गए ना, एमिकस क्यूरी का मतलब कि कुछ वकील जिनको एमिकस क्यूरी टैग मिल जाता है, यानी कि जिनको एज अ एमिकस क्यूरी के तौर पर अपॉइंट किया जाता है कि ये वकील जो है वो वेरियस मामलों में कोर्ट की मदद करें। राइट, ये वाली चीज। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इनके द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से विभिन्न मामलों में, विशेष रूप से संवेदनशील मामले, जो सेंसिटिव मामले जो होते हैं ना, उसमें न्यायालय मित्र या फिर एमिकस क्यूरी के रूप में जो अपॉइंट किए गए जो वकील हैं, उन पर लगाम लगाने हेतु दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक जोरदार अपील करी है। तो सॉलिसिटर जनरल ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यह कहा है कि कुछ गाइडलाइंस निकालें कि किस प्रकार से एमिकस क्यूरी जो है वो काम करें, उनका क्या रोल होना चाहिए, उनका क्या क्षेत्र अधिकार होना चाहिए। तो वो प्रॉपर गाइडलाइंस निकाल कर आप बताएं। तो ये चीज जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कही है सॉलिसिटर जनरल ने। अब ऐसी दिशा निर्देश निकालने की बात क्यों कही, क्यों बोला कि ऐसा दिशा निर्देश जो है वो जारी किया जाए? तो अदालत द्वारा जो अपॉइंटेड जो एमिकस क्यूरी जो है वो आज की डेट में अपनी निर्धारित भूमिका से आगे बढ़ रहे हैं। उनको जो रोल असाइंड है उससे आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, इतने आगे बढ़कर काम कर रहे हैं कि इवन सीबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल वैसी हो गई जैसे कि क्लासरूम में आपको पता होगा कि क्लासरूम के अंदर एक टीचर एक बच्चे को मॉनिटर अपॉइंट करती है। राइट, बोलती है कि तुम मॉनिटर हो गए क्लास के। अब टीचर मॉनिटर उस बच्चे को क्यों बनाती है? क्योंकि जब टीचर क्लास में ना रहे तो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करवाने का काम जो है वो कर सके मॉनिटर, कि वो बच्चों को शांत रखे, चुपचाप रखे, कि कोई बच्चे हल्ला गुल्ला ना करें, राइट, उठपटांग हरकतें ना करें। वो मॉनिटर रहता है, फिर मॉनिटर देखता रहता है टीचर के बिहाफ में बच्चों को कि कोई भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है तो उसकी कंप्लेन कर देगा ये मॉनिटर, राइट, टीचर से। तो वो मॉनिटर इस प्रकार का, उसको मॉनिटर का रोल असाइन होता है। बट कुछ कुछ मॉनिटर कैसे हो जाते हैं, कई बार टीचर किसी बच्चे को मॉनिटर बना देती है, बच्चा एकदम बिल्कुल ताव में आ जाता है, बिल्कुल एटीट्यूड में एकदम कि अरे वाह मैं तो क्लास का मॉनिटर हूं, और वो फिर दूसरे बच्चों को पेड़ डालता है, मारने पीटने लगता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि टीचर भी तो बच्चों को मारती है। वो भूल जाता है कि उसका जो रोल है वो सिर्फ इतना है कि टीचर को बताए, टीचर की मदद करे डिसिप्लिन को मेंटेन करने में। अगर टीचर क्लास में नहीं है तो टीचर को बाद में आके बताए कि ये बच्चे ने हरकत पटकी, तो वो तो एटीट्यूड में आगे बच्चे को ही पीटने लगते हैं दूसरे। राइट, तो ये वाली कहानी हो गई कि अपने रोल से बाहर निकलकर काम करना, जो क्षेत्र अधिकार है जिस पर काम करना चाहिए उससे बाहर निकलकर ये काम कर रहे हैं। कौन? एमिकस क्यूरी। तो ये चीज आप थोड़ी सी समझो। और कुछ मामले में ये खुद ही प्रशासन चलाने लगते हैं। मतलब ऐसा हो गया कि इन्होंने बोला कि अब चीजें भाड़ में आए, हम जो है वो हैं। मतलब सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जाकर बोलते हैं मैं एमिकस क्यूरी हूं और कोर्ट का मैं फेवरेट हूं और आप मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करें। तो ऐसी स्थिति जो है वो इन्होंने क्रिएट कर दी है। तो इसलिए गाइडलाइन जारी करने की यहां पर बात की हुई। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा ये चीज पता होनी चाहिए, इस प्रकार की न्यूज, क्योंकि पॉलिटी से रिलेटेड, ये टर्म से रिलेटेड एक न्यूज है। तो और एमिकस क्यूरी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा न्यूज बैकग्राउंड पे हल्का सा पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं, राइट। तो इतनी सफिशिएंट डिटेल है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इनके रोल्स और फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत में जेल में रहने की वजह से या किसी अन्य आपराधिक मामले में फंसे होने के कारणवश यदि कोई अभियुक्त यानी कि अक्यूज यानी कि आरोपी अपना वकील नहीं कर पाता है, तो इस संबंध में अदालत के लिए याचिका दी जाती है। तो आरोपी का बचाव करने और बहस करने के लिए अदालत द्वारा एक वकील को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, राइट।
इसके अलावा सिविल मैटर्स में भी ये जो है वो मतलब न्यूट्रल रहकर जो है वो सामने वाले जो जो होता है ना, जो भी व्यक्ति जो होता है सिविल मैटर में, तो उसके बिहाफ में केस लड़ते हैं ये वकील, राइट। और कोर्ट जो है ये एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर सकती है अगर जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का अगर कोई मामला सामने आता है, या फिर जिस मामले में पब्लिक से जुड़ा एक कोई इंपॉर्टेंट मामला जब हम लोग को देखने को मिलता है, संवेदनशील मामला जब हम लोग को देखने को मिलता है, तो कोर्ट भी ऐसे वकील को अपॉइंट करती है कि कोर्ट की मदद ये सब वकील जो है वो कर सके, एमिकस क्यूरी। तो ये चीज हम लोग को एमिकस क्यूरी की देखने को मिलती है। ये पूरा ओवरऑल टॉपिक है एमिकस क्यूरी से रिलेटेड, इतनी डिटेल बस आपको होनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अब गाइस हम लोग बात करेंगे एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में, विनियोग विधेयक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है, तो बताया जा रहा है कि लोकसभा के अंदर एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो क्लियर हो गया है। इस बिल के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड्स विड्रॉ कर सकती है अपने ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए और वेरियस प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो एक चीज आपको क्या समझ में आई कि एप्रोप्रिएशन बिल जो है उसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे जो है, फंड जो है वो विड्रॉ कर सकती है, ठीक है। एक चीज ये दिमाग में रखना भी, और ये बिल जो है वो कब पास किया गया, जब हमारे जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, इन्होंने जब गिलियोटिन के थ्रू, गिलियोटिन का मतलब आसान भाषा में यह है कि ये एक प्रकार का ऐसा लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है जिसके थ्रू बिना किसी डिस्कशन के जो आउटस्टैंडिंग डिमांड्स होती हैं ग्रांट्स की, उसको तेजी से पास कर दिया जाता है। तो जब हमने देखा कि ग्रांट्स को पास कर दिया गया बिना किसी डिस्कशन के, तो उसके बाद फिर ये एप्रोप्रिएशन बिल लाया गया, राइट, पास किया गया। तो एप्रोप्रिएशन बिल है क्या एग्जैक्टली, अब इसको आप समझो, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। एक चीज तो क्लियर हो गई, पैसे निकालने को लेकर ये बिल है, राइट, तो वो चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सरकार जो है वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पैसे निकाल सकती है। तो एप्रोप्रिएशन बिल एक मनी बिल है। क्वेश्चन अगर आता है एप्रोप्रिएशन बिल क्या है और ऑप्शन में अगर मनी बिल लिखा है तो यस, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो एप्रोप्रिएशन बिल एक मनी बिल है जो कि अलाउ करता है सरकार को कि सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड्स को निकाल सकती है, मतलब फाइनेंशियल ईयर में अपने खर्चों वगैरह को पूरे करने के लिए, यानी कि जो भी खर्चे इसके होते हैं सरकार के, तो उसको पूरा करने के लिए, उसको मीटअप करने के लिए इससे फंड निकाले जा सकते हैं। और आर्टिकल 114 क्या कहता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो एज पर आर्टिकल 114 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ओनली आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे जब भी निकाले जाएंगे, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तब बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के नहीं निकाले जा सकते, यानी कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता होती है पैसे निकालने के लिए। इसलिए तो एप्रोप्रिएशन बिल हमें देखने को मिला कि लोकसभा से ये पास हुआ, राइट। तो टू पुट इट सिंपली, अगर हम लोग इसको सीधे शब्दों में कहें तो फाइनेंस बिल के अंदर कुछ प्रोविजंस होते हैं जो कि फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर क्या होगा सरकार का, उससे रिलेटेड होते हैं। और एप्रोप्रिएशन बिल में स्पेसिफिकली बताया जाता है कि कितनी राशि निकाल ली जा रही है और किस पर्पस के लिए निकाली जा रही है, राइट। क्लियर यहां तक बातें। और देखिए प्रोसीजर क्या होती है, पूरी किस प्रकार की प्रोसीजर हमें देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एप्रोप्रिएशन बिल लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस करती है। फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताओ कि लोअर हाउस लोकसभा होती है, राज्यसभा, लिखकर बताओ तुरंत, अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, लिखकर बताओ। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा होगा, लोकसभा। और इसको आसान भाषा में याद रखने के लिए, लोअर हाउस में एल होता है ना, एल लोअर हाउस, तो ऑब्वियस ही बात है लोअर हाउस में एल है, लोकसभा में भी एल है, तो ये लोअर हाउस कहलाएगी लोकसभा, ठीक है। और अपर हाउस जो होती है वो राज्यसभा होती है। तो लोअर हाउस जो है पार्लियामेंट के अंदर, तो वहां पर ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन यहां से भी बनेगा कि एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो कहां पर इंट्रोड्यूस होता है, तो लोअर हाउस या फिर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फिर ये राज्यसभा जाता है। बट ये कब इंट्रोड्यूस होता है, जब बजट प्रपोजल का डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और वोटिंग कंप्लीट हो जाती है डिमांड फॉर ग्रांट्स की। तो जैसे ही डिमांड फॉर ग्रांट्स की वोटिंग कंप्लीट हो गई, बजट का प्रपोजल रखा, ये डिमांड फॉर ग्रांट्स की वोटिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद फिर ये एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। और एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पहले लोकसभा से पास होता है, फिर ये राज्यसभा भेजा जाता है। और राज्यसभा के पास पावर होती है कि ये अमेंडमेंट जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, बट उस अमेंडमेंट को फॉलो करना है, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये पूरा का पूरा जो है वो लोकसभा के हाथ में होता है। लोकसभा चाहे तो उस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करेगी, वरना फिर रिजेक्ट कर सकती है। और यूनिक फीचर एप्रोप्रिएशन बिल का यह है कि इसका ऑटोमेटिक रिपील क्लॉज हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब है
कि ये बिल जैसे ही पास होता है, तो बिल पास होता है तो आपको पता है सभी को कि कानून बन जाता है। तो कानून का जैसे ही पर्पस खत्म होता है, राइट, वैसे ही ये कानून रद्द हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज की हमें देखने को मिलती है, यानी कि जिस चीज के लिए पैसे निकाले जा रहे हैं वो एक्सपेंडिचर के लिए पैसे जो है वो लगा दिए गए, जैसे ही लगा दिए गए वैसे ही वो पर्पस खत्म हो गया। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है, एक यूनिक फीचर। तो ये वाली चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। और मान लो कि अगर ये लोकसभा से राज्यसभा पहुंचा ही नहीं, लोकसभा में डिफीट हो गया, फिर क्या होगा? तो देखो, हम लोग जो है वो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो फॉलो करते हैं, और इसमें एप्रोप्रिएशन बिल हो या फाइनेंस बिल हो, इसके डिफीट का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, सरकार जो है वो गिर जाएगी और नया जनरल इलेक्शन जो है वो होगा। तो ये वाला एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि जब भी एप्रोप्रिएशन बिल या फाइनेंस बिल अगर ये डिफीट हो जाता है, ये पास नहीं होता है, तो सीधे सीधे इसका मतलब यह है कि सरकार गिर जाएगी। और इसमें डिस्कशन का स्कोप क्या है, चर्चा का दायरा इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है? तो देखो, आपको पता होगा कि बजट में हमें क्या चीज देखने को मिलती है। जब बजट जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, पूरी बजट की स्पीच जब हमें देखने को मिलती है, तो उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होना शुरू होता है, राइट। डिमांड फॉर ग्रांट्स उसके अंदर हमें देखने को मिलती है, जहां पर बताया जाता है कि मतलब काफी सारे अपोजिशन मेंबर्स भी जो है वो बोलने लगते हैं कि यार ये कहाँ पे खर्चा कर रहे हो, ये ऐसा खर्चा ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। तो वो हल्ला गुल्ला वहां पर होने लगता है, डिस्कशन हम लोग को वहां पर इस प्रकार से देखने को मिलने लगता है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, बट एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर ऐसा कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं होता। इसका जो डिस्कशन होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, सिर्फ उन्हीं मामलों में डिस्कशन होगा जो मामले पब्लिक इंपॉर्टेंस के हम लोग को देखने को मिलेंगे, या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से रिलेटेड मामले हमें देखने को मिलेंगे। इवन यहां पर वो वाले मामले भी कवर नहीं किए जाते जो ऑलरेडी डिस्कशन जो हो चुका है, जिसका डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में मैंने आपको बताया ना, डिमांड फॉर ग्रांट्स उसके बाद हमें देखने को मिलता है। तो जब डिमांड फॉर ग्रांट्स का ऑलरेडी जब डिस्कशन हो चुका होता है, राइट, तो फिर से अगर एप्रोप्रिएशन बिल में उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को अगर कवर किया जा रहा है, तो फिर से ऑलरेडी जब उस पर डिस्कशन हो चुका है डिमांड फॉर ग्रांट्स के समय पर, तो दोबारा से उस पर डिस्कशन नहीं होगा। तो मतलब मोटे मोटे तौर पर सिर्फ आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो डायरेक्टली पास हो जाता है, राइट, बिना किसी प्रॉपर जो है वो इसके डिस्कशन वगैरह के, राइट। और स्पीकर जो है वो ये भी इवन कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी मेंबर अगर इच्छुक है, ये चाह रहे हैं कि डिस्कशन में उनको पार्टिसिपेट करना है, तो वो एडवांस में स्पीकर को बताएं कि उनको क्या क्वेश्चन पूछना है, किस मामले से रिलेटेड स्पेसिफिक पॉइंट बताएं कि वो क्या पूछना चाहते हैं, राइट, किस प्रकार की मतलब अपोजिशन में या फिर फेवर में क्या डिस्कशन करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर, राइट। तो वो बताएं, और अगर स्पीकर को ठीक लगता है कि हाँ उनका जो मुद्दा है वो रेज होना चाहिए, तो फिर वो मुद्दा रेज होगा, वरना फिर रिजेक्ट कर सकते हैं स्पीकर उनकी इस डिमांड को कि उन्हें डिस्कशन करना है, राइट। तो ये वाली चीज, और उनको ऐसा लगता है कि इसका डिस्कशन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, ये रिपीटेड डिस्कशन है, अगर उनको ऐसा लगेगा तो फिर वो डिस्कशन नहीं करवाएंगे, वो उसको कैंसिल कर देंगे और डायरेक्टली एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास हो जाएगा। तो इसकी ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और आपको बता देगा इसकी अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर फेल हुआ हो, डिफीट हुआ हो, क्योंकि जो है वो डिफीट होगा तो सरकार जो है वो गिर जाएगी, राइट, सरकार को रिजाइन करना पड़ जाएगा, नई सरकार हो आएगी, जनरल इलेक्शन हमें देखने को मिलेंगे। तो अभी तक तो इंडिया में इस प्रकार का नहीं हुआ है कि एप्रोप्रिएशन बिल डिफीट हुआ हो। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसको आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है गाइज, अब पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे सेंट्रल मोटर व्हीकल्स 5th अमेंडमेंट रूल्स 2021 के बारे में, केंद्रीय मोटर वाहन 5वां संशोधन नियम 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में इस पर्टिकुलर रूल्स व इन नियमों को जारी किया गया है। नियमों के अनुसार हम लोग को क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। तो वाहन में खराबी को स्वेच्छा से जारी नहीं करने पर वाहन निर्माताओं पर 1 अप्रैल से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने लगाए जा सकते हैं। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर गाड़ी में अगर डिफेक्ट वगैरह मिलता है मैन्युफैक्चरर्स की गाड़ी में, तो उन मैन्युफैक्चरर्स को, गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स को 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना हो सकता है। और अगर जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर इनकी 6 लाख से ज्यादा 2 व्हीलर्स, 1 लाख से ज्यादा 4 व्हीलर्स या 3 लाख से ज्यादा जो क्वाड्री साइकिल्स जो होती हैं, जो 3 पहिया वाहन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, 3 व्हीलर्स, तो उनको वापस लेने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और 6000 2 पहिया वाहन को वापस लेने के लिए निर्माता को 10 लाख रुपए तक का भुगतान करना होगा। तो ये चीज बताई जा रही है नए रूल्स के अंदर। और 2 पहिया वाहनों की सालाना 3000 यूनिट्स की बिक्री वाले वाहन के
संदर्भ में यदि 20% वाहन मालिकों द्वारा एक जैसी समस्या की रिपोर्ट की जाती है तो सरकार सारे वाहनों को वापस लेने के आदेश देगी और उनके ऊपर ऑटो मेकर्स के ऊपर जुर्माना लगाया जाए। क्योंकि आजकल ऐसे केसेस बहुत सारे हमें देखने को मिल रहे हैं। गाड़ी लॉन्च होती है, लॉन्च होने के 6 महीने के अंदर अंदर काफी सारे लोग परेशान हो जाते हैं। मतलब जो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह होती हैं उनके पास शोरूम्स पर जा जाकर जो है वो कंप्लेन करने लगते हैं कि भाई वापस गाड़ी लो। अभी बीच में आपने काफी सारे वीडियोस भी देखे होंगे, वायरल होते हैं काफी सारे वीडियोस। लोग बोलते हैं कि गाड़ी में आग लगा दूंगा, मैं आग लगा भी देते हैं लोग अपनी गाड़ी में गुस्से में खड़े होके, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। फिर फोड़ फाड़ देते हैं गुस्से में आकर गाड़ी, और फिर या फिर उस गाड़ी में कचरा डालकर घुमाते हैं पूरे शहर में गाड़ी, ये बताने के लिए देखो ये किस तरीके की गाड़ी है, मैं परेशान हो गया इस गाड़ी को लेने के बाद। ये पब्लिक को बताने के लिए, सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए कि यार ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती हैं, गाड़ियां वगैरह जो बनाती हैं, वो कितनी जो है वो चीटिंग कर रही हैं, कितने फ्रॉड कर रही हैं। अगर डिफेक्टिव गाड़ी उन्होंने बना दी तो उनका फर्ज होना चाहिए ना कि गाड़ी वापस लेकर जो है वो उसको ठीक करें। ठीक भी नहीं करते, राइट, डिफेक्ट को दूर भी नहीं करते। अब इनके ऊपर कार्रवाई अब होगी। अब ये जो रूल आया बहुत बढ़िया आया है और क्लियर रूल ये कह रहा है कि अगर वो जैसे अगर वापस ले लेते हैं अपनी गाड़ियों को, जैसे बाई चांस अगर डिफेक्ट निकल गया, डिफेक्ट आइडेंटिफाई हो गया और उन्होंने अगर वापस ले ली गाड़ियां, राइट, तो भी उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। मतलब कि कुल मिलाकर ये कहा गया है कि गाड़ी को अब लॉन्च करने से पहले उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करो। इन लोग क्या करते हैं, कमाई के चक्कर में प्रॉपर टेस्टिंग करते नहीं और लॉन्च करने के बाद फिर कस्टमर्स की दुर्गति हो जाती है, राइट। फॉर दोज विद अप टू 6,000 यूनिट्स इन ईयरली सेल्स देयर वुड बी रिकॉल, मतलब देयर वुड बी रिकॉल if the complaints equal 11% to 30% of total sales। 6,000 यूनिट की सालाना बिक्री वाले वाहनों के संदर्भ में यदि कुल बेचे गए वाहन के 11% से 30% वाहन में एक जैसी शिकायत पाई जाती है तो सारे वाहनों को भी वापस ले लिया जाएगा। यात्री बसें और ट्रकों के लिए इस संदर्भ में वार्षिक बिक्री के 3% की सीमा निर्धारित की गई है, राइट। तो ये वाली बात यहां पर बताई जा रही है कि 3% अगर गाड़ियों में, यानी कि बसेस और ट्रक्स, ये ऐसी गाड़ियां होती हैं, बसेस में पैसेंजर कितने सारे होते हैं, ट्रक्स में माल ढोकर ये ट्रक जो है वो लेकर जाता है, और अगर इस ट्रक में कोई डिफेक्ट हुआ, रास्ते में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप खुद तो खराब हो, मतलब यानी खुद का तो दुर्गति होगी, सामने वाले किसी और को भी मार देगा ये, राइट। तो ये वाली चीज होती है। तो इसमें बताया गया कि अगर ट्रकों में भी और बसों में भी अगर ऐसी 3% बसेस में, जितनी भी बिक्री हुई है बसेस की, उसकी 3% बसेस में अगर एक जैसी प्रॉब्लम आती है तो बताया जाता है कि पूरे को वापस लेना पड़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, पूरे को, जितनी भी उन्होंने सेल आउट करी है सबको बुलवाओ, वापस लो, राइट। तो ये चीज इसकी हमें रूल्स के अंदर देखने को मिल रही है। बहुत शानदार रूल है। अब गाइस बताया जा रहा है कि विपक्ष ने कहा है, अपोजिशन ने कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाए, प्राइवेटाइज नहीं किया जाए रेलवेज को। विपक्ष दलों द्वारा पिछले 7 सालों में सरकार द्वारा रेलवे का जो निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन जो किया गया है और उसको करने के जो सारे प्रयास हमें देखने को मिल रहे हैं, जो मोदी सरकार के द्वारा किए गए हैं, तो उसकी कड़ी आलोचनाएं जो है वो अपोजिशन पार्टीज के द्वारा की गई है। स्ट्रांगली अपोज किया है, क्रिटिसाइज किया है अपोजिशन ने मोदी गवर्नमेंट के एफर्ट्स को, जो कि पिछले 7 साल से वो ले रहे हैं रेलवेज को प्राइवेटाइज करने के लिए। तो इसी के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो क्या क्या चिंताएं हम लोग को रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड देखने को मिलती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं मेंस के लिए कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो क्यों सही नहीं होता, इस पर्सपेक्टिव से। अब यहां पर चाहे रेलवेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो या किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन हो प्राइवेटाइजेशन को लेकर, जो अब मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं वो पॉइंट नोट डाउन करके रखिएगा, इसको आप अपने मेंस में उपयोग कर सकते हैं। तो अपोजिशन लीडर ने यह कहा है कि प्राइवेटाइजेशन जो काफी सारे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद करेगा, कॉर्पोरेट्स की। वो कॉर्पोरेट्स को लाभ प्रोवाइड कराएगा, उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। बट अगर हम बात करें इंडियन रेलवेज के लिए, तो इंडियन रेलवेज के लिए ये नुकसान का सौदा होने वाला है। उनके राजस्व में, उनके रेवेन्यू में नुकसान होगा ये, राइट, प्राइवेटाइजेशन। और जैसा कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की जो दुर्गति हुई है ना, वैसे ही आने वाले समय में इंडियन रेलवेज की भी हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। और ये कहा गया है कि आने वाले समय में जो है वो किराए में भी वृद्धि होगी, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो किसके ऊपर पड़ेगा, कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ेगा। ट्रेन से ट्रैवल करना काफी ज्यादा महंगा हो जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज है, महंगाई बढ़ जाएगी इसके कारण। और इसके अलावा ये पॉइंट नोट करो आप, ये आपके लिए काम का पॉइंट है कि प्राइवेटाइजेशन डिड नॉट ऑलवेज मीन इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी। अगर कोई सेक्टर घाटे में चल रहा है और उसको अगर
प्रॉफिट में लेकर आना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन लेकर आ जाएंगे तो वो एफिशिएंट हो जाएगा, वो उसमें प्रॉफिट होने लगेगा, सही तरीके से चलने लगेगा, बिल्कुल नहीं। ऐसा हमेशा नहीं होता है, राइट। तो ये चीज यहां पर कही गई है। और जैसे कि देख लो केटरिंग सर्विसेज को भी उसको प्राइवेटाइज किया गया था 20 साल पहले, और आज भी काफी सारे पैसेंजर्स कंप्लेन करते हैं कि खाना खराब है रेलवेज का, राइट। इवन अपन लोग ही जब ट्रैवल करते हैं तो करते ही नहीं, देखते नहीं कि क्या बेकार खाना मिलता है। इवन आज भी अगर कुछ खा लो तो कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग तक हो जाती है, राइट। तो ये वाली बात है। अब अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन ये बनेगा विवेक देबरॉय कमेटी जो है वो किससे एसोसिएटेड है? तो रेलवे से एसोसिएट है। भारतीय रेलवे के लिए संसाधन जुटाने और रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन करने संबंधी तरीके का सुझाव देने हेतु इसको गठित किया गया था, राइट। तो इसको बेसिकली सेटअप किया गया था किस चीज के लिए? रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के तौर तरीके ये बताए, और साथ ही साथ रीस्ट्रक्चर, रेलवे बोर्ड को रीस्ट्रक्चर करने के तरीके बताने के लिए विवेक देबरॉय कमेटी को सेटअप किया था। तो विवेक देबरॉय कमेटी किससे रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, और ऑप्शन में अगर रेलवेज लिखा होगा तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, राइट। तो इन्होंने रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन को फेवर किया था, राइट। इस समिति ने जो रोलिंग स्टॉक है या फिर वैगन या कोच जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके निजीकरण करने की इन्होंने सिफारिश दी थी विवेक देबरॉय कमेटी ने। रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन के क्या क्या लाभ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मेंस आल्सो। तो लाभ की बात करें तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो जाता है, राइट। यानी कि आपको चमकती हुई चीज दिखाई देगी, आप रेलवे स्टेशन में एंटर करेंगे मजा आ जाएगा, सेंट्रल एसी और बेहतरीन चीज, राइट। तो वो चीज हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इसी पर ही फेमस है कि मतलब वर्ल्ड क्लास बनाने के ऊपर फेमस है। बट हर बार नहीं, क्योंकि आप ऑब्वियस ही बात है कि सरकारी, आप अगर कभी, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, एक सरकारी हॉस्पिटल में मैं खुद गया हूं, और सभी की बात नहीं करता, सभी की तो दुर्गति होती है। बीएमएचआरसी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मैं गया हूं, मैंने खुद देखा है कि इतनी साफ सफाई और इतना बढ़िया रहता है। और काफी सारी ऐसी पब्लिक प्लेसेस हैं जहां पर आप जाओगे आपको बहुत ही अलग ही लेवल की जो है वो चीज एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। अरे जैसे कि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, एमपी टूरिज्म के वेरियस साइट्स हैं, राइट। सरकार की वेरियस ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस है, साइट्स वगैरह इतनी बेहतरीन लगती हैं, मजा आ जाएगा देखकर। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा प्राइवेटाइजेशन ही इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जानी जाती है, वो गवर्नमेंट सेक्टर भी जानी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आप लोग को क्लियर करके चलना है, क्योंकि आप तो सरकारी अधिकारी बनोगे आगे चल के, एकदम से गवर्नमेंट को हर चीज के लिए अपोज नहीं करना है, राइट। इवन कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट के फेवर में भी आपके आंसर में जो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वो आपका इंक्लिनेशन थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ होना चाहिए। ये मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे ना, एकदम सरकार को बिल्कुल, गवर्नमेंट को और पब्लिक सर्विसेज को बिल्कुल ही एकदम बोलोगे कि ये कमी है इसमें, ऐसा है वैसा है वैसा है, कॉमन मैन जो होता है ना, कॉमन मैन इस प्रकार की बातें करते हैं। बट आप आने वाले कल के ब्यूरोक्रेट हो, आप खुद एक सरकारी अधिकारी बनने वाले हो, राइट, आने वाले समय में। तो आपको क्या चीज दिमाग में रखनी है, यार हमारे डिपार्टमेंट में, हमारी सरकार के अंदर, हमारी पब्लिक सर्विसेज के अंदर ये कमियां हैं, इसमें हम सुधार लेकर आएंगे, इसमें हम रिफॉर्म लेकर आएंगे। इस प्रकार से एकदम ये नहीं बोला ये तो बेकार है, ये तो बेकार है, हम रिफॉर्म इसमें ला सकते हैं। तो आपका जो आंसर का जो कंक्लूजन होना चाहिए वो हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। किस तरीके से? कि सरकार को आप कितना अच्छा बनाने के लिए काम कर सकोगे, क्योंकि यही चीज तो देखी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, कि आप में वो क्वालिटी है कि नहीं, कि वो मतलब आप जो पूरे जो पब्लिक सर्विसेज है उसको आप बेहतर करने के लिए आप कदम उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते हो, आपका माइंडसेट उस डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो ये सब चीजें भी पता, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर में देखे जाते हैं कि आपके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है कि नहीं। तो ये एक छोटी सी मैंने टिप दी है, इसको आप अपने मेंस के आंसर में जरूर उपयोग करिएगा। देखना आपको खुद ब खुद जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे, इवन आप भी जब बाद में 2 दिन बाद अपनी कॉपी चेक करो, आपको खुद लगेगा कि हाँ यार मैंने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, राइट। तो इस तरीके से भी थोड़ा ट्रिक करते हुए चला करो। Improved infrastructure, it will lead to better infrastructure which in turn would lead to improved amenities for travelers। तो रेलवेज में प्राइवेटाइजेशन को लाया जाएगा तो जो पैसेंजर्स हैं, यात्री वगैरह जो है, ट्रैवलर्स वगैरह जो है, उनको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी अच्छी अच्छी, बट ये बात अलग है कि बहुत पैसा लगेगा उसमें। बैलेंसिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज विथ हाई फेयर्स, उच्च किराए तथा सेवा गुणवत्ता में संतुलन। अब देखो अच्छी सेवा मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है पैसा तो फेंकना पड़ेगा, ये वाली बात है। मतलब बट पैसा दोगे तो अच्छी सेवा मिलेगी, बट हर बार भी ये चीज नहीं है, ठीक। कई बार ऐसा भी होता है ज्यादा पैसा, कि 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाओ, ज्यादा पैसा दो और फिर बाहर निकलते समय ऐसा लगे कि यार चलो यार वहीं पे अपन हॉकर्स में चल के खाते हैं, वो ठेले वाले भैया चाउमीन बहुत अच्छी बनाते हैं, वहां पे चल के खाएंगे, वहां पे है स्वाद। और मेरे साथ तो ये हमेशा होता है, मैं जितनी भी अच्छी बड़ी जगह जाता हूँ ना, मैं सिर्फ वहां का स्टार्टर वगैरह लेता हूँ और फिर बाद में पेट भरने के लिए बढ़िया सी अपने जो ठीक ठाक जो जगह होती हैं, जैसे कि कई बार हॉकर्स वगैरह हो गए, जैसे कि कुछ हैं
कि जो मतलब जो होते हैं ना स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह, हॉकर्स वगैरह, तो वो बहुत बढ़िया बनाते हैं, मुझे तो वहीं का पसंद है ऐसा खाना, राइट। तो मुझे तो अच्छा लगता है यार, मुझे तो नहीं पसंद आता जो महंगी जगहों का खाना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। पता नहीं कैसा होता है वो खाना, अपन बन ही नहीं, अपन तो बिल्कुल ऐसे आदमी है कि अपन को तो जब तक ठेले वाली चाउमीन ना मिल जाए तब तक मजा नहीं आएगा, या फिर जब तक कुछ पनीर कुलचे मस्त एकदम ना मिल जाए तब तक मजा नहीं आएगा। बट छोड़ो, मैं ये फालतू बातें कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी डाइट चल रही है, और अब बोल कर ही थोड़ी खुशी मिल जाए तो क्या हो जाएगा। चलो एनीवेज, अब आगे की बात करते हैं। द मूव वुड फॉस्टर कंपटीशन एंड हेंस लीड टू ओवरऑल बेटरमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो जिस प्रकार से हाई फेयर्स के साथ हमें देखने को मिलता है कि अच्छी क्वालिटी जो है वो मिलती है, तो इसके कारण क्या होगा, एक अच्छा कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन बनेगा आपस में, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के बीच में भी। अगर एक कंपनी अच्छी सर्विस दे रही है तो दूसरी भी और अच्छी सर्विस देने की कोशिश करेगी, तो इससे अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिलेगा, कंज्यूमर को मिलेगा, राइट। तो ये वाली बात यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा लेसर एक्सीडेंट्स, बिकॉज प्राइवेट ओनरशिप इज सिनोनिमस विद बेटर मेंटेनेंस। प्राइवेट सेक्टर जहां पर भी होता है वहां पर वो मेंटेनेंस पर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन का बहुत ख्याल होता है। प्राइवेट कंपनीज आप देखिएगा रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छे से जानी जाती हैं, राइट। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, अगर वहां पर अगर कोई लूप होल निकला और अगर आपने उसकी कंप्लेन करी तो वो तुरंत जो है वो आपके साथ सौदा करेंगे, आपको बोलेंगे। जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर चढ़ जाओगे ना और उनको रियलाइज हो जाएगा कि यार उनकी ये मिस्टेक है, और ये मिस्टेक अगर पब्लिक हो जाएगी तो बहुत उनका नुकसान हो सकता है, आपको वो पैसे देने के लिए रेडी हो जाएंगे, कंपनसेशन, और ऐसा कंपनसेशन कि आप चुप हो जाओ, रफा दफा करो मामले को। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, लोगों को बुला बुलाकर बहुत बड़े बड़े केसेस हैं यार, 1-1 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। 1 करोड़ तो छोटी रकम भी मैं बता रहा हूं, 1 करोड़ क्या होती है जानो, राइट। बट वो कंपनी भी फिर उस लायक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बर्गर में कुछ खराब निकल गया, मैकडोनल्ड्स के 20 रुपए के बर्गर में, तो आपने बोला कि मैं तो मैकडोनल्ड कंपनी को बंद करा दूंगा। करवा सकते हो, नो डाउट, ये रूल है, आपके पास राइट्स हैं, आप कोर्ट में जाके करवा सकते हो। बट ऑब्वियस ही बात है कि उसमें उतना भारी कंपनसेशन तो आपको तो नहीं मिलेगा। और बाई चांस अगर कुछ ऐसी चीज हो गई कि हाँ यार उनके बर्गर में कीड़ा निकल गया, आपने फोटो वोटो खींच के डायरेक्ट डाला, आपको कांटेक्ट करके बोलेंगे हम आपको सर कंपनसेशन देते हैं, पूरे साल भर तक आप मैकडोनल्ड्स आइए, फ्री में खाइए, राइट। इस तरीके से देंगे, आप नहीं मानोगे तो आपको बोलेंगे सर हम आपको जो है 50,000 देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि धीरे धीरे करके तोला जाता है। ऐसी चीजें होती हैं, पता है, क्योंकि वो रेपुटेशन के लिए जाने जाते हैं वो लोग। इसके अलावा बेटर मेंटेनेंस, सपोर्टर ऑफ प्राइवेटाइजेशन feels that it will reduce the number of accidents, thus resulting in safe travel and higher monetary saving in the long run। तो एक्सीडेंट जो है वो इन लोग क्या सोचते हैं, इनकी मेंटेलिटी होती है कि अगर हम लोग अच्छा मेंटेनेंस करके रखेंगे तो एक तो हमारी सर्विसेज जो है वो अच्छी चलेगी, दूसरी बात अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी प्रकार से तो ऑब्वियस ही बात है अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो भारी खर्चा आ जाएगा। तो वो इस तरीके से भी सोचकर प्रॉपर मेंटेनेंस पर ध्यान देते हैं। तो अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो लेसर एक्सीडेंट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो हमारे डिपार्टमेंट्स को ही अकाउंटेबल बनाओ, राइट, कि एक्सीडेंट ना हो। उनके हर एक डिपार्टमेंट को बेटर तरीके से अकाउंटेबल बनाने की आवश्यकता है, तो हमारा ही गवर्नमेंट सेक्टर बहुत बढ़िया चलेगा, राइट। चलो एनीवेज, तो ये तो कुछ फायदे की बात करी हमने, अब नुकसान की बात करते हैं। कवरेज लिमिटेड टू ल्यूक्रेटिव सेक्टर, लाभप्रद क्षेत्रों तक सीमित विस्तार। प्राइवेट सेक्टर वहीं घुसेगा जहां उसको प्रॉफिट मिलेगा, इसका सीधे सीधे मतलब ये है। और पब्लिक सेक्टर वेलफेयर के लिए काम करता है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करता है, ये बात तो सभी को पता है। तो प्राइवेट सेक्टर वहीं घुसेगा जहां उसको फायदा मिलेगा। एन एडवांटेज ऑफ इंडियन रेलवेज बीइंग गवर्नमेंट ओन्ड इज दैट इट प्रोवाइड्स नेशन वाइड कनेक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट का सोचे इंडियन रेलवेज नेशन वाइड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है। ट्रेन भले ही खाली चली जाएंगी, बट यात्री को अगर यात्री की टिकट्स बुक हैं तो उनको भेजा जाएगा। बट प्राइवेट सेक्टर में मेरे साथ तो खुद भी हुआ है, मैं एक बार पिक्चर देखने गया था, राइट, मुझे थिएटर वालों ने बोला कि सर हमारे पास तो 4 ही टिकट्स की बुकिंग हुई है, हम तो नहीं दिखा पाएंगे, सॉरी। बट एक बोगी में अगर 4 लोगों की टिकट बुक हुई होगी, कोशिश करेगी गवर्नमेंट कि वो दूसरी ट्रेन में उस बोगी को अटैच करके कुछ व्यवस्था करवा दे। अगर नहीं होगी तो वो ट्रेन खाली ही चलेगी 4 लोग को बिठाकर, बट चलेगी जरूर, क्योंकि गवर्नमेंट को ख्याल है लोगों का, सिटीजन्स का। प्राइवेट कंपनीज को किसका ख्याल है, पैसों का। तो इस तरीके से आपको समझना है। दिस वुड नॉट बी पॉसिबल विद प्राइवेटाइजेशन सिंस रूट्स विच आर लेस पॉपुलर विल बी एलिमिनेटेड। देखो कोई बात हो गई, जिन रूट्स पे कम यात्री होंगे बंद कर दिए, बोले कि भाड़ में जाओ, हमें नहीं, मतलब हमें तो पैसा छापना है। दस हैविंग अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन कनेक्टिविटी, इससे देश की कनेक्टिविटी में दिक्कत आएगी।
It will also render some parts of the country virtually inaccessible and omit them from process of development. अब इससे ये चीज होगी कि हमारे कंट्री के काफी सारे एरियाज पर अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी, रेलवेज नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर डेवलपमेंट तो किसी तरीके से नहीं होगा, राइट? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि रेलवेज एक ऐसा माध्यम है जिसके जो डेवलपमेंट के लिए भी जाना जाता है। अगर कहीं पर कुछ डेवलपमेंट करना है, जैसे मान के चलो कि एक जगह से रेती ले जानी है दूसरी जगह पर पहुंचानी है, एक जगह से सामान ले जाना है दूसरी जगह पर पहुंचाना है, तो रेलवेज एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलता है इन सब चीजों के लिए। तो इससे डेवलपमेंट भी हैम्पर होगा। तो ये नुकसान वाली बात बताई जा रही है। मैं हर एक चीज आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सिर्फ रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन पर्सपेक्टिव से मत देखना, ओवरऑल प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यू शुड एबल टू आंसर। दैट्स व्हाई मैं इसको आपको बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? अब फेयर्स की बात कर लें तो किराया तो सभी जानते हैं कि गिवन दैट प्राइवेट एंटरप्राइजेस रन ऑन प्रॉफिट, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि प्रॉफिट पे चलता है पूरा, बट नेचुरल टू अज्यूम दैट द इजीएस्ट वे ऑफ एक्यूरिंग प्रॉफिट इन इंडियन रेलवेज वुड बी हाइक फेयर्स। तो ऑब्वियस ही बात है कि अभी भी हमारी जो रेलवे चलती है, आप सभी लोग इससे वाकिफ हैं, जानते हैं कि सब्सिडाइज रेट पर हम लोग को टिकट्स वगैरह ऑफर की जाती है, बट वहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। इवन रेलवे स्टेशन तक भी जैसे कुछ लोग बेचारे जो गरीब लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम थोड़ी मूंगफली लेते हैं, थोड़ा हम ये जो है वो कुछ कुछ सामान बेचने नहीं आते, बीच बीच में हमें देखने को मिलता है, वो उन लोग को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो आकर बेच सकेंगे, उनको दूर कर दिया जाएगा गरीबों को। बट आज की डेट में नहीं किया जाता, कोशिश की जाती है कि थोड़ा वो कम रहे, क्योंकि चोरी चकारी भी बहुत ज्यादा कई बार होती है, बट फिर भी हम लोग को अक्सर देखने को मिलते हैं कि जो जेन्युइन लोग हैं जो बेचना चाहते हैं तो उनको अलाउ कर दिया जाता है, वो दिख ही जाते हैं हम लोग को ट्रेन के अंदर। बट प्राइवेट हो जाएगा तो फिर वो सख्ती हो जाएगी, राइट? उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, तो उनके लिए भी एक प्रॉब्लम वाली बात है, और किराया तो बढ़ना ही बढ़ना है। दस रेंडरिंग द सर्विस आउट ऑफ रीच फॉर लोअर इनकम ग्रुप, जो गरीब लोग हैं, लोअर इनकम ग्रुप के जो लोग हैं, उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी रेलवेज को अफोर्ड कर पाना। दिस विल डिफीट द एंटायर पर्पस ऑफ सिस्टम, जो पूरा पर्पस है सिस्टम का, रेलवेज का, वो खत्म हो जाएगा कि एक आम जनता भी, यानी कि आम गरीब नागरिक जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा रेलवेज में, राइट? तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि पूरी एंटायर पॉपुलेशन को हम सर्व नहीं कर पाएंगे, इंडियन रेलवेज पूरी पॉपुलेशन को सर्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकम का एक रोल आ जाएगा, राइट? और अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेट कंपनीज आर अनप्रेडिक्टेबल इन देयर डीलिंग्स एंड डू नॉट शेयर देयर गवर्नेंस सीक्रेट्स विद द वर्ल्ड एट लार्ज। तो प्राइवेट कंपनीज को कहां से प्रॉफिट निकालना है, कहां से उसको अपनी योजना बनानी है, वो बहुत सीक्रेटिव रखती है अपने पास, कि कैसे वो लोगों से पैसा निकलवाएगी तो वो खुद ही जानती है, वो शेयर नहीं करेगी, राइट? तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि इसमें स्टार्टिंग में तो क्या पता ये बहुत अच्छे ऑफर दे कि अरे वाह आ जाओ, मतलब फ्री में इंटरनेट, और फिर बाद में जाकर लाओ 600 रुपए फिर मिलेगा इंटरनेट। तो ये वाली एक कहानी हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि इसमें तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है आने वाले समय में, और ऐसी स्थिति में, ऐसी सिनेरियो में किसी कंपनी विशेष को जवाबदेह बनाना मुश्किल होगा, पर्टिकुलर एंटिटी को अकाउंटेबल बनाना काफी ज्यादा मुश्किल इस स्थिति में हो जाएगा। तो ये वाली बात जो है वो यहां पर कही जा रही है, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो हमने काफी डिटेल में ये प्राइवेटाइजेशन के टॉपिक को जो है वो पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सब चीजों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब गाइस बात हो रही है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। यहाँ पर आलू लगाया हुआ है, आलू से याद आया, वो वाला गाना सुना है, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, तो वो मुझे भी याद आ गया। मैं भी बीच में कल सुन ही रहा था, कभी हो तो यूट्यूब पे सर्च करना है, काफी बढ़िया सा है यार, वो मुझे अच्छा लगता है कभी भी, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे। तो चलो इस पे आते हैं, आलू कचालू को छोड़ते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे आते हैं। तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी जो हैं, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस मैनिफेस्टो रिलीज किया है 2021 असेंबली इलेक्शन के लिए। इस मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें प्रोमिसेस ऐसे भी हैं कि हर एक फैमिली को यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड की जाएगी। अनाउंसमेंट के तहत कहा गया है कि ये जो इनकम स्कीम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, इसमें सभी की सभी 1.6 करोड़ फैमिलीज जो हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनको हर महीने उनके बैंक अकाउंट में 500 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन को हर महीने उनके बैंक अकाउंट पे उन्हें 1000 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। और यूनिवर्सल बेसिक इनकम का टॉपिक मैं ऑलरेडी पहले भी कवर करा चुका हूं आप लोगों को, बट फिर से मैं अभी पूरी चीज बताऊंगा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, और काफी पहले मैंने कवर कराया था। तो दोबारा से, हालांकि रिपीटेड टॉपिक है, बट इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सिंपल और आसान भाषा में इसका ये मतलब होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का
कि कोई व्यक्ति कुछ जॉब करे या ना करे, सरकार उसके बैंक अकाउंट पे पैसे जो है वो हर महीने प्रोवाइड कराती रहेगी। यानी कि कुछ बेसिक इनकम हर व्यक्ति को प्रोवाइड किए जाएंगे कि जिससे कि उसकी बेसिक नीड वो फुलफिल कर सके, राइट। ये होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मेन ऑब्जेक्टिव, राइट। अब यहां पर आपको कहां पर उलझाया जा सकता है एग्जाम में, किस चीज में उलझाया जा सकता है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर यूनिवर्सल बेसिक इनकम हर एक फैमिली के लिए है, ना कि इंडिविजुअल के लिए। अगर स्टेटमेंट आ जाए कि वेस्ट बंगाल के अंदर यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तहत हर एक इंडिविजुअल, क्योंकि ऐसे ही लिखकर हर एक व्यक्ति ऐसे लिख देंगे तो उस पर आपको ध्यान में रखना है, एक वर्ड से पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तो आपको फैमिली ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां पर आपको उलझाएंगे वो लोग, राइट, कि हर एक फैमिली के बैंक अकाउंट में जो है वो 500 रुपए हर महीना जनरल कैटेगरी के, और अगर वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के हैं तो 1000 रुपए हर महीना प्रोवाइड कराएगी वेस्ट बंगाल सरकार। कितनी बढ़िया बात है। और डायरेक्ट ट्रांसफर जो है, जो हेड ऑफ फैमिली, जो महिला हेड है, राइट, वुमेन हेड जो है फैमिली की, उनके अकाउंट में जाएगा, महिला मुखिया के नाम पर सीधे ट्रांसफर की जाएगी ये राशि। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, फैमिली है, इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर उलझाएंगे आपको। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, तो इसके बारे में मैंने आपको आइडिया दे ही दिया है, तो आप अब समझ जाओगे आसानी से। तो ये एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हर एक सिटीजन को पूरी कंट्री या पूरे स्टेट का, या फिर एक जो ज्योग्राफिक एरिया जो होता है जहां के लिए ये स्कीम लाई जाती है, तो उस एरिया में हर एक सिटीजन को जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ या रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम। चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट, क्योंकि यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सभी के लिए, राइट। और उसके पास एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, इसका भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। उनको नियमित रूप से हर महीने जो है वो पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे सभी को। बट हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल के अंदर सभी के लिए बात नहीं हो रही है, फैमिली के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना। मेन आइडिया यूनिवर्सल बेसिक इनकम के पीछे ये होता है कि गरीबी को कम करना या प्रिवेंट करना, और इक्वलिटी जो है वो सभी सिटीजन्स में बरकरार रहे, इसको मेंटेन करना, इकोनॉमिक इक्वलिटी को। और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर एक चीज, जैसे हम लोग इक्वलिटी की बात करते हैं ना, कि हमारा जो फंडामेंटल राइट, हम लोग को राइट टू इक्वलिटी का देखने को मिलता है कि सभी इक्वल हैं, बट इकोनॉमिक सेंस में इनइक्वालिटी हमारे यहाँ है। तो ये चीज भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए, खत्म करने के लिए ये चीज की जा रही है कि हर एक इंसान जो है वो इकोनॉमिक लेवल पर एक स्तर पर तो रह सके, राइट। तो ये वाली चीज है। और एसेंशियल प्रिंसिपल यूनिवर्सल बेसिक इनकम के पीछे ये है, ये आइडिया है कि सभी सिटीजन जो हैं उनको लिवेबल इनकम जो है वो मिल सके, यानी कि जीवन जो है वो जीने के लिए उनको एक बेसिक इनकम जो है वो एटलीस्ट मिल तो सके। अब आप देखो, जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपए पर मंथ, और वो भी पूरी फैमिली के लिए, क्या ये ठीक है कि या सिर्फ एक ऐसा ही है कि इलेक्शन के समय पर इस प्रकार की प्रॉमिस करना कि 500 रुपए हर महीने हर एक फैमिली को प्रोवाइड किए जाएंगे, कि इस महंगाई की दर में फैमिली को 500 रुपए हर महीने, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो बड़ी बात मतलब बड़ा बनाने वाली बात है ये, राइट, क्योंकि इससे तो मुझे नहीं लगता कि लिवेबल इनकम जो है ये 500 रुपए पर मंथ की होगी। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट कर सकते हैं कि सर जो है वो 500 रुपए पर मंथ में भी गुजारा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। मुझे भी पता है कि हाँ गुजारा होता है, राइट, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू आपको पता है कि काफी सस्ते रेट में राशन शॉप पर सामान मिल जाते हैं, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए पर केजी के हिसाब से ग्रेन्स वगैरह मिल जाते हैं, राइट, खाने का सामान प्रोवाइड करा दिया जाता है, काफी सस्ता है। बट उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें ना, खाने के अलावा भी, राइट, रहना, राइट, अगर डिग्निटी से रहना है तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें तो प्रॉपर तरीके से इंसान अपने घर का ही रेंट नहीं दे पाएगा अगर वो रेंट पे है तो, राइट। अगर वो बस्ती में रह रहे हैं, अगर जैसे हम बिल्कुल ही गरीब परिवार की भी अगर हम बात करें, तो अगर वो किसी बस्ती में भी रह रहे हैं तो आज की डेट में भी आई डोंट थिंक कि 500 रुपए, वो भी पूरे महीने, वो भी फैमिली के चारों पांचों सदस्य जो है वो उनको गुजारा हो पाएगा कि नहीं हो? आप खुद बताओ, मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि कैसे हो पाएगा ये 500 रुपए पर मंथ में पूरी फैमिली का। और 3 चीजें तो होती हैं, रोटी कपड़ा मकान। अब रोटी कपड़ा मकान 500 रुपए पर मंथ में पॉसिबल हो पाएगा? और क्या इससे इक्वलिटी आ रही है? तो आई डोंट थिंक कि नहीं हो पाएगा। आपके क्या विचार है, आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा, राइट। तो ये वाली चीज है। तो ये आपने यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब तो सिर्फ यही होता है कि हर एक पर्सन को जो है वो इनकम प्रोवाइड की जाए, बट वेस्ट बंगाल के अंदर हर एक फैमिली को इनकम देने की बात की जा रही है, मतलब वुमेन, महिला, ये वाली चीज भी याद रखना,
मुखिया, जो महिला मुखिया जो है ना, उसको दी जा रही है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। यूनिवर्सलिटी यानी कि सभी सिटीजन इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अनकंडीशनैलिटी यानी कि कोई भी कंडीशन नहीं होती, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन। पीरियोडिक पेमेंट जो है वो पीरियोडिक रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहेंगे। पेमेंट जो होगा कैश में होगा, कोई भी फूड वाउचर या सर्विस कूपन वगैरह नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट पैसा जो है वो पहुंचा दिया जाएगा। बेनिफिट्स क्या होते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के? तो सिक्योर्ड इनकम हर एक इंडिविजुअल को मिल जाती है, गरीबी इससे कम हो सकती है या इनकम इक्वलिटी सोसाइटी के अंदर रिड्यूस हो सकती है। इसमें परचेजिंग पावर हर एक गरीब की बढ़ जाएगी, राइट, और फर्दर एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और इसको इजिली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसमें कोई भी बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई नहीं करना, कोई प्रोसेस नहीं करनी कि कौन बेनिफिशियरी होगा कौन नहीं होगा, कौन एलिजिबल होगा कौन नहीं होगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट सबके अकाउंट पे। और इसमें वेस्टेज ऑफ गवर्नमेंट मनी रिड्यूस होती है। सरकार को जो पैसा काफी सारी चीजों में जो वेस्ट होता है वो रिड्यूस होता है। सरकार एक क्लिक पर सभी जगह पर पैसे पहुंचा देती है, किसी प्रकार का करप्शन वगैरह भी हम लोग को एज सच नहीं देखने को मिलता, राइट। और क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देने पैसे, राइट। और इस आइडिया के सपोर्ट में जो चीजें हम लोग को देखने को मिलती है वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2016-2017 में भी इस कंसेप्ट का जिक्र किया गया था कि इसको एज अ ऑल्टरनेटिव तौर पर लिया जा सकता है। हमारे यहाँ पे काफी सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, राइट, जो हम लोग अलग अलग प्रकार की वेलफेयर स्कीम चलाते हैं, उसके बदले में यूनिवर्सल बेसिक स्कीम जो है वो चला देनी चाहिए, जिससे कि पॉवर्टी, गरीबी जो है वो रिड्यूस हो सके। और दूसरे जो सपोर्टर्स हम लोग को यूबीआई प्रोग्राम के देखने को मिलते हैं, यूनिवर्सल बेसिक प्रोग्राम के देखने को मिलते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स नोबल लॉटरेट पीटर डायमंड और क्रिस्टोफर पेसाराइट्स देखने को मिल रहे हैं, और टेक लीडर मार्क जगरबर्ग और इलन मस्क भी इसके सपोर्ट में है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के। और भारत के अंदर जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं इसको लागू करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम को, एक तो बहुत पैसा लगता है, राइट, इसको लागू करने के लिए हर एक इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट में पैसे जो है वो प्रोवाइड कराना, राइट, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर हमारे सरकार की रेवेन्यू की बात करें हम लोग, और आज की डेट में तो हम लोग बहुत ज्यादा कर्जे में भी हैं, राइट, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण स्थिति जो है वो काफी खराब है। इसके अलावा सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात अब यहां पर की गई है, काफी सारे लोग हैं, निठल्ले हैं हमारी कंट्री में, राइट, कामचोर टाइप के लोग हैं। अगर पैसा आता रहेगा नियमित तौर से बैंक अकाउंट में, कोई काम नहीं करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट एंजॉय करेंगे लोग, राइट, मोटिवेशन टू वर्क जो है वो खत्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और इनकरेज होंगे लोग कि वो जो है वो उनके तो अकाउंट में पैसा आ रहा है, हमें तो मजे करने हैं, हमारे पास तो पैसा आ रहा है, लेटे रहेंगे अपने सोफा में घर में, बोले क्या दिक्कत है, पैसा आन दो। बट दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि इंडिया के अंदर जो पैसा भी आएगा वो उतना नहीं आएगा कि जिससे पूरे महीने का गुजारा हो सके, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। पर ठीक है, चलो एक स्टेप लिया गया, बट इस स्टेप लेने के ऑल्टरनेट के तौर पर जो दूसरी स्कीम्स है वो ना बंद हो जाए, बस उस बात की मुझे चिंता है। क्योंकि दूसरी स्कीम से भी जो बेनिफिट मिलता है लोगों को, अगर वो भी बंद हो जाएगा और सिर्फ एक ही चीज इस प्रकार की आ जाएगी, तो फिर इंडिया के लिए थोड़ा सा, अभी के लिए, अभी मैं ये नहीं कह रहा हमेशा या आने वाले समय के लिए, अभी के लिए करंट सिनेरियो के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है इंडिया के अंदर इसको इंप्लीमेंट करना। कर सकते हैं बट दूसरी, या फिर ऑब्वियस सी बात है कि यार बेनिफिशियरी को पहले आइडेंटिफाई कर लो, आधार कार्ड सभी के हैं, राइट, तो आधार कार्ड से या फिर दूसरे वेरियस तौर तरीके से लोगों की इनकम जो है वो आइडेंटिफाई कर लो, और इनकम के आधार पर उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो। तो वो, हालांकि वैसे तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट ये कहीं से कहीं तक नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम में यही है कि सभी को इनकम प्रोवाइड करानी है। तो इंडिया के अंदर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अभी एट प्रेजेंट जो है वो डिफिकल्ट है इसको करना, राइट। और वेस्ट बंगाल के अंदर भी ऐसा ना हो कि पूरी जितनी भी स्कीम्स हैं वो सब बंद हो जाए और ये सिर्फ इकलौती ये चलती रहे, तो उसके लिए गुजारा करना काफी मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये वाली बात, बाकी आपका क्या बताइएगा। अब एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल 2021 की बात करेंगे। ये बिल है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021, जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है। इतना बड़ा माइंस और मिनरल्स वाला बिल देखकर घबरा मत जाना, बहुत आसान सा बिल है, मैं आसानी से आपको समझा दूंगा, टेंशन नॉट। ये बिल अमेंड कर रहा है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को। और इस बिल के क्या हाइलाइट्स हैं इसको समझते हैं। तो रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन एंड यूज ऑफ मिनरल्स, ये बिल प्रोवाइड करा रहा है कि कोई भी माइन जो है पर्टिकुलर एंड यूज के लिए रिजर्व नहीं की जाएगी। इसका आसान भाषा में सिंपल सा मतलब यह है कि कई बार सरकार क्या करती है, कुछ माइंस को रिजर्व करके रखती है कि हमें इस फलाना प्रोजेक्ट के लिए या इस पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए इस माइन का हम लोग आगे चल के उपयोग कर सकते हैं, या फिर एंड में इस माइन का कॉन्ट्रैक्ट देंगे या ठेका देंगे, राइट, ऐसा होता है। बट अब कहा जा रहा है कि सभी माइंस का ठेका दे दिया जाए, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट सभी माइंस का रिलीज कर दिया जाए, सभी माइंस के कॉन्ट्रैक्ट की नीलामी होनी चाहिए, राइट, कि सभी माइंस जो है वो उपयोग में ली जाए,
जिससे कि सभी माइन का जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम हो सके, राइट, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन हो सके। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर आखिरी समय के लिए किसी माइन को रिजर्व कर दिया, बाद में आकर वो माइन का ठेका किसी ने नहीं लिया, राइट, उसकी नीलामी नहीं हुई, ठेका नहीं हुआ, या हुई भी तो अंडर वैल्यू में हुई, तो क्या मतलब फिर। तो इसलिए कहा गया कि सभी का कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दो, सभी का ठेका जारी कर दो, सभी माइन जो है वो ऑपरेशन में होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, ऑपरेशन में होनी चाहिए, ये बात याद रखना, ये इस बिल का मेन पर्पस है। सेल ऑफ मिनरल्स बाय कैप्टिव माइंस। क्वेश्चन, कैप्टिव माइन सर क्या होता है? कैप्टिव माइन का मतलब ये होता है जैसे कि कोई भी एक इंडस्ट्री है, राइट, कोई भी एक इंडस्ट्री है जो कोई सामान को मैन्युफैक्चर कर रही है। अब वो इंडस्ट्री अपने पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए अगर वो माइंस या खदान वगैरह लेती है और उससे जो मिनरल्स निकालती है, खदान से जो एक्सट्रैक्शन होता है, तो वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने उपयोग के लिए ही जो है वो मिनरल्स निकालेगी। मतलब उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करके वो मार्केट में नहीं बेच सकती। तो ऐसी होती है कैप्टिव माइन। समझ में आया? फिर से समझा दूं। एक कोई कंपनी है, एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कुछ मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट को। अब उसके लिए उसको चाहिए होता है रॉ मटेरियल। तो वो रॉ मटेरियल जो है वो एक माइन से, यानी कि उसकी खुद की माइन है, उसकी खुद की खदान है जो उसने ली हुई है, राइट, और उस खदान से जो वो मिनरल एक्सट्रैक्ट करती है, जो निकालती है रॉ मटेरियल, तो कहा गया है कि वो रॉ मटेरियल वो सिर्फ अपने पर्पस के लिए ही, अपनी खुद के उपयोग के लिए ही निकालेगी। इस ये जो मिनरल निकलेगा इसको बाहर रॉ फॉर्म में मार्केट में नहीं बेचेगी। आपने अगर मिनरल्स निकाल रहे हो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, तो सिर्फ उसी कंपनी में वो मिनरल जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। तो ऐसी जो माइंस होती हैं वो कैप्टिव माइन होती है। समझ में आया? तो ये बिल ने ये कहा है कि कैप्टिव माइंस अदर देन एटॉमिक मिनरल्स, एटॉमिक मिनरल्स को छोड़कर, क्योंकि एटॉमिक मिनरल्स को छोड़ने की बात इसलिए करिए क्योंकि इसमें जो बिल के अंदर नया प्रोविजन जो रखा है वो ये रखा है कि अभी तक क्या होता था कि कैप्टिव माइंस को अलाउ बिल्कुल नहीं किया जाता था कि वो जो भी मिनरल्स निकाल रहे हैं वो सेल कर सकते हैं। अभी अलाउ किया जा रहा है कि वो 50% मिनरल्स जो निकालेंगे वो मार्केट में सेल कर सकते हैं। एटॉमिक मिनरल्स के लिए इसलिए मना किया क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एटॉमिक मिनरल्स जब निकलेंगे तो अगर उसको खुद के पर्पस के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा, बाहर बेच दिया जाएगा, तो कुछ लोग इससे बॉम्ब्स वगैरह बना सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह, राइट, या न्यूक्लियर एक्टिविटी में उसका गलत उपयोग किया जा सकता है। तो दैट्स व्हाई एटॉमिक मिनरल्स को इसमें शामिल नहीं किया है। इसको छोड़कर जितनी भी कैप्टिव माइंस हैं, जो भी वो मिनरल्स निकालते हैं तो अपने यूज के लिए, यानी कि जितनी भी कैप्टिव माइंस है उस मिनरल का 50% जो है वो हर साल जो भी एनुअल मिनरल प्रोडक्शन हो रहा है उसका 50% ओपन मार्केट में बेच सकते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के बाद, राइट, आफ्टर मीटिंग देयर ओन नीड्स, अपनी नीड्स को पूरा करने के बाद। ऐसा नहीं कि अपनी नीड्स फुलफिल नहीं हुई बेच दिया फिर जुगाड़ कर रहे हैं दो तरह से, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, राइट। तो जितना उनका एनुअल प्रोडक्शन है अपनी नीड्स को फुलफिल करो, उसके बाद फिर आप 50% तक बेच सकते हो। द सेंट्रल गवर्नमेंट में इंक्रीज दिस थ्रेश होल्ड थ्रू अ नोटिफिकेशन। आगे चल के इस 50% को 60% भी किया जा सकता है, कम भी शायद किया जा सकता है, तो वो केंद्र सरकार के हाथ में है। इसके अलावा ऑक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में माइंस वगैरह जो होती हैं, खदान वगैरह जो होती हैं, उसकी नीलामी जो है वो करवा सकती है केंद्र सरकार। बिल ने पावर दे रखी है केंद्र सरकार को कि ये केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को ऑक्शनिंग प्रोसेस का पूरा टाइम देंगी। स्टेट गवर्नमेंट को बोल देंगी कि इतने महीने में इस फलाना आपके यहाँ पे जो माइंस है, जो खदानें हैं, उसकी नीलामी कर दो, इतने महीने में इसका कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दो, एलोकेट कर दो, ठेका दे दो किसी को। और बताया गया कि अगर वो निर्धारित समय पर स्टेट गवर्नमेंट अगर वो नीलाम नहीं कर पाती है, ऑक्शनिंग उसकी नहीं हो पाती, किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे पाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर नीलामी करेगी, राइट। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में लेकर उसकी ऑक्शनिंग करेगी। और इसके अलावा स्टैट्यूटरी क्लियरेंस भी ट्रांसफर हो जाएंगे, जैसे कि कुछ माइंस वगैरह को जो परमिशन दी जाती है, तो जैसे ही एक नया व्यक्ति, नया कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही वो लेता है उस माइन को लीज पे, तो जब तक उसकी लीज फिनिश नहीं हो जाएगी तब तक वो कानून जो है वो कंटिन्यू रहेगा। बीच में कानून वगैरह जो है वो स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस वगैरह चेंज नहीं होंगे, क्योंकि बीच में जब चेंज होते हैं तब क्या होता है, काफी सारे जो लेते हैं माइंस वगैरह को लीज वगैरह में, तो उनको बड़ी परेशानी आती है और उसके कारण से फिर वो दूसरी बार हिम्मत नहीं करते लीज पे लेने के लिए। उनको ये लगता है कि अरे यार सरकार जो है वो अपने फायदे के लिए कानून वगैरह चेंज कर देती है, लाइसेंस वगैरह चेंज कर देती है, जिससे कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे लेता है कि उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है तो फिर उसको नुकसान होता है, उसको घाटा होता है। तो इसलिए सामने वाले के दिमाग बिल्कुल फ्री रहे कि जब भी वो लीज पर माइंस को लेंगे, राइट, तो उसके बीच में किसी प्रकार की कानूनी हस्तक्षेप जो है वो नहीं होगी, राइट। बट हाँ, कुछ अगर मेजर कुछ इशू रहता है तो डेफिनेटली हो सकती है, यही क्या पता वो कुछ उसका गलत उपयोग कर रहा है,
तो उसके लिए भी किया जा सकता है, या फिर कोई कानून के अंदर कुछ लूप होल है तो अमेंड किया जा सकता है। बाकी फिर जो क्लियरेंस वगैरह जो होंगे, जैसे कि उसको माइनिंग करने का क्लियरेंस जो है वो मिल गया, राइट, कि इतने सालों के लिए, इतने फलाना टाइम पीरियड के लिए वो वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकता है मिनरल्स, तो उस क्लियरेंस को नहीं रोका जाएगा, मतलब कि वो फ्री है वहां से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। बट हाँ, कुछ अगर लिमिटेशन लगाने की बात होती है किसी इमरजेंसी पर्सपेक्टिव से, तब शायद कानून लाकर उसमें लिमिट लगाया जा सकता है, राइट। बाकी क्लियरेंस वगैरह ऐसा नहीं होगा कि उसको मना कर देंगे कि नहीं अब आप नहीं निकाल सकते, एक बार लीज दे दी तो वो फ्री रहेगा, राइट। एलोकेशन ऑफ माइंस विद एक्सपायर्ड लीज, अब इसमें यह भी बताया गया है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि माइंस जितनी भी है उसको ऑपरेशन में रखना है, यानी कि कंटिन्यू रखना है, कि माइंस हमेशा चलती रहे और माइन से मिनरल जो है वो एक्सट्रैक्ट होते रहे, कंटिन्यू रखना है, राइट। तो इसके लिए ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आएगा। जो चीज मैंने आपको बताई थी वो ये है कि बिल ने ये कहा है कि माइंस, कोल, लिग्नाइट और एटॉमिक मिनरल्स को छोड़कर जिन भी माइंस की लीज खत्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो फिर उस समय क्या होगा कि हो सकता है कि गवर्नमेंट कंपनी को एलोकेट कर दिया जाए वो माइंस का कॉन्ट्रैक्ट, कि अब गवर्नमेंट कंपनी आकर वहां से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेगी। कब तक करेगी? 10 सालों के पीरियड के लिए कर सकती है, या फिर जैसे ही एक नया कॉन्ट्रैक्टर उनको मिल जाता है तब तक के लिए करेगी, एंड विच एवर इज अर्लियर, कि अगर पहले कॉन्ट्रैक्टर मिल गया उस माइन पे काम करने के लिए, उस माइन को लेने के लिए लीज पे, तो फिर गवर्नमेंट कंपनी जो है वो छोड़ देगी। बट अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है तो उस पीरियड के लिए गवर्नमेंट कंपनी जो है वो एलोकेट कर दी जाएगी कि वो वहां से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेगी। मतलब कि कुल मिलाकर खदानों से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते रहना चाहिए, खदानें बंद नहीं होनी चाहिए, अंडर ऑपरेशन हमेशा चलती रहनी चाहिए। इस पर मेनली स्ट्रेस डालते हुए ये बिल लाया गया है। तो इससे हमारी कंट्री को ही बहुत फायदा होगा ना, ज्यादा मिनरल एक्सट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा रेवेन्यू होगा हमारी कंट्री के अंदर, जहां पर भी खदानें वगैरह होती है वहां पे लोगों को जॉब्स वगैरह मिलती है, एम्प्लॉयमेंट का भी इशू खत्म होगा, राइट। और हम लोग आज की डेट में किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो हमें चाहिए रॉ मटेरियल्स, राइट, मिनरल्स चाहिए, कि जिससे कि इंपोर्ट के ऊपर हम डिपेंडेंट ना रहे वेरियस मिनरल्स के लिए, जिसका पोटेंशियल, जिसकी कैपेबिलिटी एटलीस्ट हमारे पास है उसके लिए। और इससे क्या होगा? इससे जो पूरी प्रोसेस है प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने की वो स्पीड अप हो जाएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखने को मिलेगा, प्रोसीजर सिंप्लीफाई हो रहे हैं, इससे सभी पार्टीज को बेनिफिट मिलेगा जहां पर भी मिनरल्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये इसके फायदे हैं। एफिशिएंट एनर्जी मार्केट क्रिएट होगा, ज्यादा कंपटीशन हम लोग को देखने को मिलेगा, कोल का इंपोर्ट रिड्यूस होगा, वही चीज तो मैंने भी आपको बताई। इंडिया 235 मिलियन टन इंपोर्ट करती है कोयले को, यानी कि पिछले साल इसने इंपोर्ट किए थे 235 मिलियन टन, जिसमें से 135 मिलियन टन वैल्यू जो थी वो थी 1,71,000 करोड़, 1,71,000 करोड़। ये हम लोग ने डोमेस्टिक रिजर्व से जो है वो लिए थे, राइट। यानी कि इस वैल्यू को हम लोग ने डोमेस्टिक रिजर्व, जो हमारी कंट्री के अंदर जो रिजर्व है, जो भंडार हम लोग को देखने को मिलते हैं, उससे की जा सकती है। तो ये चीज बताई जा रही है। तो इससे हमारे पास सीधे सीधे 1,71,000 करोड़ की बचत हो जाएगी, राइट। इंपोर्ट जो हम लोग कराते हैं हम ही उसका उपयोग कर सकते हैं इंडिया के अंदर से। और इट माइट ऑल्सो पुट एन एंड टू कोल इंडिया लिमिटेड्स मोनोपोली इन सेक्टर, जो कोल इंडिया लिमिटेड की जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि दूसरे प्लेयर्स भी अब आ जाएंगे, राइट। इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडिया गेन एक्सेस टू हाई एंड टेक्नोलॉजी फॉर अंडरग्राउंड माइनिंग यूज्ड बाय माइनर्स अक्रॉस द ग्लोब। तो अब दूसरे लोग इंटरेस्टेड होंगे इस प्रकार के बिल को देख करके, हाँ यार इस बिल के अंदर मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह जो होते हैं, जो ठेके पे लेते हैं माइंस वगैरह को, तो उनको फायदा मिलेगा कि क्लियरेंस वगैरह जो है वो बीच में खत्म नहीं होगा, उनको वेरियस फैसिलिटी मिल रही है कि जल्दी से जल्दी जो है वो क्लियरेंस हो जाए, नीलामी जल्दी से जल्दी हो, टाइम में ही पूरी नीलामी हो समय अनुसार, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम देगी ना स्टेट गवर्नमेंट को कि इतने टाइम में आप नीलामी करो, इतने टाइम में एलोकेट करो कोल माइंस को या जो भी फलाना माइंस है उसको। तो उससे क्या होगा? उससे बाहर के लोग इंटरेस्टेड होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमें देखने को मिलेगा। इवन प्राइवेट कंपनी जो बड़ी बड़ी हमारी कंट्री के अंदर है वो क्या करेंगी? वो माइनिंग में इंटरेस्ट लेकर माइनिंग करेंगी, और जब वो माइनिंग करेंगी तब वो बेहतरीन टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे, अंडरग्राउंड माइनिंग टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगी, जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड उपयोग में लिया जाता है, राइट। तो ये वाली चीज, इसके फायदे इस प्रकार के हमें देखने को मिलेंगे। और ये था आपका आज का लास्ट टॉपिक। आज सैटरडे है, कल संडे है, कल के दिन जो है वो लेक्चर नहीं आता है, डेली लेक्चर। आपको कल के दिन कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है लेक्चर का, क्योंकि कल का संडे वाला दिन जो है वो आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला डे है, ठीक है। आपको पूरा रिवीजन करना होता है करंट अफेयर्स का, और आप रिवीजन करिएगा। और कुछ स्टूडेंट जो नए जुड़े होंगे उनको ये लगेगा कि सर संडे वाले दिन लेक्चर नहीं आता, तो संडे की न्यूज फिर, तो संडे की न्यूज गाइज मंडे को कवर की जाती है,
और कभी कभी अगर संडे को बाई चांस ज्यादा न्यूज आती है तो मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन न्यूज कवर की जाती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी टॉपिक, कोई भी न्यूज जो है वो छोड़ा नहीं जाता, सभी चीज आपको प्रोवाइड की जाती है। इसलिए तो दावे के साथ मैं कहता हूं कि आप सिर्फ लेक्चर्स को फॉलो करिए और करंट अफेयर्स के लिए निश्चिंत हो जाइए। आप नीचे कमेंट बॉक्स पर इवन प्रूफ भी देख सकते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और इवन काफी सारे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आप उठाकर खुद देखिए कि जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं, जो मैं आपको लेक्चर्स जो रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करा रहा हूं, जो टॉपिक्स कवर करा रहा हूं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो बस आपको कंसिस्टेंटली रेगुलर जो है वो लेक्चर्स को देखना है, फॉलो करना है, राइट। और जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं लेक्चर्स के दौरान उसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, आपका सिलेक्शन 100% होगा, राइट। और इसके अलावा यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 10 फुल लेंथ टेस्ट, हर एक टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक टेस्ट 100 क्वेश्चन का होगा, बाइलिंगुअल टेस्ट होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे। सबसे खास बात यह है कि आपको डेली टारगेट्स मिलेगा, जिससे कि आप हर दिन जो है वो आपको क्या पढ़ना है वो आपके लिए बिल्कुल स्पेसिफिकली डिफाइंड रहेगा। आपको पता लगेगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आप वो टॉपिक पढ़िए, वो टॉपिक कवर करिए। इससे आपका पूरा सिलेबस जो है वो समय रहते कंप्लीट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट 2021 में अपीयर होने वाले हैं यूपीएससी 2021 में, उनके लिए हाईली रिकमेंडेड कि आप जो है वो इसको जरूर ज्वाइन करिए। और अगर आप 2021 में किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज में अपीयर हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि स्टेट सिविल सर्विसेज में भी ऑब्वियस ही बात है कि सब्जेक्ट्स तो जनरल स्टडीज के सेम ही है, राइट। तो वो आपको इसका फायदा मिलेगा ही। थोड़ा सा अलग आपको अपने स्टेट के लिए पढ़ना पड़ेगा, बट पूरी ओवरऑल चीज जो होगी आपकी प्रिपरेशन की वो यहां से कंप्लीट हो जाएगी, राइट। मेन प्रिपरेशन की जनरल स्टडीज। इसके अलावा सीसेट का कोर्स अवेलेबल है आपके लिए, हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल का कोर्स अवेलेबल है। और अगर आपको ये कोर्स चाहिए और इससे रिलेटेड कोई भी आपको अगर कुछ और पूछताछ करनी है तो 9713282838 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करके। विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। और करंट अफेयर्स का पेड पैकेज अगर आपको चाहिए पीडीएफ का, तो मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंड आउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वीकली कंपाइलेशन आपको दिया जाता है रिवीजन के लिए पीडीएफ का, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। और एक ऑफर भी चल रहा है, इसको आप ले सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया, मेरा नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो अब हम लोग डेली लेक्चर्स में मिलेंगे मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।